बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं फिज़िक्स क्लास 9 सेकंड चैप्टर काइनेमैटिक्स से फर्स्ट टॉपिक एंड दैट इज़ रेस्ट एंड मोशन। इस वीडियो में हम रेस्ट एंड मोशन के कंसेप्ट को समझेंगे और मोशन के टाइप्स को हम एक एक करके एग्जाम्पल के साथ देखेंगे और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि एग्ज़ाम में क्वेश्चंस किस तरह पूछे जाएंगे और आपने उनका आंसर्स कैसे लिखना है। तो शुरुआत करते हैं रेस्ट एंड मोशन के कॉन्सेप्ट और एग्जाम्पल से। देखिए, रेस्ट क्या होता है? जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव नहीं करता यानी एक ही जगह पे रुका रहता है तो उसके स्टेट को हम बोलते हैं रेस्ट। और इसी तरह जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है और अपना पोजीशन चेंज करता रहता है तो उसके स्टेट को हम बोलते हैं मोशन। अब हमने रेस्ट को कैसे डिफाइन करना है वो देखते हैं। अच्छा, रेस्ट की डेफिनेशन यहाँ पे लिखी गई है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट does not changes that position with respect to some observer, then the object is said to be in the state of rest। यानी जब कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज नहीं करता है तो उसके स्टेट को हम बोलते हैं रेस्ट। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट जो बिल्कुल मूव नहीं करता, एक ही जगह पे ठहरा रहता है, एक ही जगह पे पड़ा रहता है तो उसके स्टेट को हम बोलते हैं रेस्ट। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? यहाँ पे देख लीजिएगा, एग्जाम्पल है ए स्टैटिक चेयर, यानी एक चेयर जो स्टैटिक है यानी मूव नहीं करता, एक ही जगह पे पड़ा हुआ है। तो एक चेयर जो एक ही जगह पे पड़ा है वो रेस्ट के स्टेट में है। इसी तरह और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए स्लीपिंग पर्सन, एक बंदा जो सो रहा है, ठीक है, तो वो रेस्ट के स्टेट में है यानी मूव नहीं करता। इसके अलावा और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, आप वो लिख सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं मोशन की तरफ। मोशन क्या होता है? तो आप सभी जानते हैं कि जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है यानी अपना पोजीशन अगर चेंज करता रहता है तो उसके स्टेट को हम बोलते हैं मोशन। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे? व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंजेस दैट्स पोजीशन with respect to an observer, then the object is said to be in the state of motion। यानी जब कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज करता रहता है तो उसके स्टेट को हम बोलते हैं मोशन। पोजीशन से मतलब लोकेशन, यानी फॉर एग्जांपल मैं फ़िलहाल इधर खड़ा हूँ तो ये मेरा पोजीशन है, और अगर मैं अपना पोजीशन चेंज करता रहूं यानी फ़िलहाल मैं इधर हूं, थोड़ी देर बाद मैं उधर चला गया, उसके बाद मैं उससे भी आगे निकल गया, यानी अगर मैं अपना पोजीशन चेंज करता रहूं तो फिर मैं मोशन के स्टेट में हूं। ठीक है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज करता रहे यानी अभी इधर है, थोड़ी देर बाद उधर चला गया, उसके बाद वो आगे निकल गया, यानी अपना पोजीशन अगर चेंज करता रहे तो उस स्टेट को बोलते हैं मोशन। क्लियर? इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है? ए मूविंग कार, एक कार जो मूव करती है यानी एक चलती हुई गाड़ी, एक गाड़ी जो मूव कर रही है तो वो मोशन के स्टेट में है। क्लियर? तो अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन इस तरह बने कि डिफाइन रेस्ट एंड मोशन विथ एग्जाम्पल, तो आप इस तरह इन दोनों को डिफाइन कर सकते हैं और एक एक या दो दो एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हम ये डिस्कस करेंगे कि जो रेस्ट एंड मोशन है ये रिलेटिव कैसे हैं, यानी जिस तरह हमारे बुक में मेंशन है रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव। रिलेटिव होने से क्या मतलब है और इसी तरह रेस्ट एंड मोशन रिलेटिव क्यों है वो हम अभी डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं, क्वांटिटीज़ हमारे पास दो तरह के होते हैं। एक को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट क्वांटिटीज़, दूसरे को हम बोलते हैं रिलेटिव क्वांटिटीज़। एब्सोल्यूट क्वांटिटीज़ क्या होते हैं? देखें, जो क्वांटिटीज़ फिक्स रहें उनको बोलते हैं एब्सोल्यूट क्वांटिटीज़, यानी वो क्वांटिटीज़ मेरे लिए भी वो फिक्स रहेंगे,
आपके लिए भी फिक्स रहेंगे, किसी और के लिए भी वो क्वांटिटीज़ फिक्स रहेंगे, यानी अपनी वैल्यू चेंज नहीं करेंगे, सभी के लिए एक जैसा वैल्यू देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल इस कमरे की टेम्परेचर की बात करते हैं, तो मान लीजिए फ़िलहाल इस कमरे का टेम्परेचर है 15 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अगर मैं मेजर करूँगा तो इस कमरे का टेम्परेचर रहेगा 15 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर आप मेजर करेंगे तो आपके लिए भी ये टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। कोई और आके मेजर करेगा तो उसके लिए भी इस रूम का टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड ही होगा, यानी सभी के लिए टेम्परेचर की जो वैल्यू है वो एक जैसी रहती है, फिक्स रहती है। तो टेम्परेचर क्या है? एक एब्सोल्यूट क्वांटिटी है, यानी सारों के लिए एक जैसा वैल्यू देता है। लेकिन कुछ क्वांटिटीज़ ऐसे होते हैं जो सारों के लिए एक जैसे वैल्यू नहीं देते। उन क्वांटिटीज़ को बोलते हैं रिलेटिव क्वांटिटीज़, यानी मेरे लिए उसकी वैल्यू अलग हो सकती है, आपके लिए उसकी वैल्यू अलग हो सकती है, किसी और के लिए उसकी वैल्यू अलग हो सकती है। रिलेटिव क्वांटिटीज़ ऐसे होते हैं। तो रेस्ट एंड मोशन भी हमारे पास क्या है? रिलेटिव है। रिलेटिव से क्या मतलब है? रेस्ट एंड मोशन का एक ऑब्जेक्ट है, वो मेरे लिए रेस्ट में हो सकता है लेकिन आपके लिए वो मोशन में भी हो सकता है एट द सेम टाइम। ठीक है, मतलब क्या है? एक ऑब्जेक्ट है, अगर मैं उसको देख रहा हूँ तो वो रेस्ट में है, लेकिन अगर आप देख रहे हैं तो वो मोशन में हो सकता है। ठीक है, यानी मेरे लिए उस ऑब्जेक्ट का स्टेट रेस्ट में है लेकिन आपके लिए उस ऑब्जेक्ट का स्टेट मोशन में है। ठीक है, तो मेरे लिए उसकी स्टेट कुछ और हो गई, आपके लिए उसका स्टेट कुछ और हो गया। तो इसलिए हम कहते हैं रेस्ट एंड मोशन का जो स्टेट है वो रिलेटिव है। अब आप सोच रहे होंगे कि एक ही ऑब्जेक्ट सेम टाइम में मोशन में भी है, रेस्ट में भी है, ये कैसे हो सकता है? तो उसको हम एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे। ठीक है, तो अगर आपसे पेपर में इस तरह पूछा जाए कि हाउ रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल, तो आप ये लिख सकते हैं। ठीक है, एन ऑब्जेक्ट कैन बी एट रेस्ट with respect to one observer but can be in motion with respect to another observer। एक ही ऑब्जेक्ट एक ही टाइम में किसी एक ऑब्जर्वर के लिए रेस्ट में हो सकता है, लेकिन वही ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जर्वर के लिए मोशन में भी हो सकता है उसी टाइम में। ठीक है, अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप और आपका फ्रेंड जो हैं वो बस में मूव करते हैं। आप एक सीट में बैठे हैं, आपका फ्रेंड जो है वो आपके साथ ही किसी दूसरे सीट में बैठा हुआ है और बस जो है वो मूव करती है और आप ट्रैवल कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अगर आप अपने फ्रेंड को देखेंगे बस में तो वो आपके साथ ही बैठा हुआ है, तो आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? अपने फ्रेंड को रेस्ट के स्टेट में, यानी आपके लिए आपका फ्रेंड आपके साथ ही बैठा हुआ है। तो आप कहते हैं कि मेरा जो फ्रेंड है ये अभी रेस्ट के स्टेट में है, बैठा हुआ है। लेकिन कोई बंदा बाहर से देखे, कोई सड़क पे खड़ा हुआ बंदा अगर देखे तो उसके लिए आपका फ्रेंड मोशन में हो सकता है, क्योंकि बस मूव करती है और आपका फ्रेंड बस में है। तो बाहर खड़ा हुआ बंदा ये ऑब्जर्व करेगा कि आपका फ्रेंड मूव कर रहा है, मोशन के स्टेट में है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका फ्रेंड आपके लिए तो रेस्ट में था, लेकिन बाहर खड़े हुए बंदे के लिए वो बस के साथ मूव करता है, मोशन में है। तो यहाँ पे देखें आपके फ्रेंड का जो स्टेट है वो आपके लिए कुछ और है, किसी दूसरे बंदे के लिए कुछ और है। आप जो अपने फ्रेंड के साथ बस में बैठे हुए हैं, आपके लिए आपका फ्रेंड का स्टेट रेस्ट में है, लेकिन आपके फ्रेंड का स्टेट किसी बाहर खड़े हुए बंदे के लिए मोशन का है। तो यहाँ पे इसलिए हम कहते हैं कि एक ऑब्जेक्ट एक ही टाइम पे किसी एक बंदे के लिए एक स्टेट में हो सकता है, लेकिन किसी दूसरे बंदे के लिए दूसरे स्टेट में हो सकता है। इसलिए हम कहते हैं कि रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव। ठीक है, तो इसको आप एग्जाम्पल में इस तरह लिखेंगे, ए पर्सन इन ए मूविंग बस इज एट
रेस्ट। यहाँ पे मैंने रेस्ट लिखना भूल गया हूँ, ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिएगा इज एट रेस्ट with respect to another person in the bus but at motion with respect to a person in the ground। एक बंदा जो मूविंग बस में ट्रेवल कर रहा है वो बस में बैठे हुए किसी शख्स के हिसाब से तो वो रेस्ट में है, लेकिन जो बंदा ग्राउंड में है, बाहर है, उसके लिए वो मोशन में हो सकता है, जिस तरह मैंने आप और आपके फ्रेंड का एग्जाम्पल दिया। क्लियर? अच्छा, अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ मोशन की तरफ। यानी अगर क्वेश्चन इस तरह आए डिफाइन मोशन एंड टाइप्स ऑफ मोशन, तो आप क्या करेंगे, पहले मोशन का डेफिनेशन लिखेंगे और बेहतर है एक एग्जांपल भी लिख दीजिएगा, और फिर आपने मोशन के इन टाइप्स को लिखना है। यहाँ पे हमारे पास मोशन के 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट है ट्रांसलेटरी मोशन, सेकंड है रोटेटरी मोशन और थर्ड है वाइब्रेटरी मोशन। अब हम इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। देखिए, ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट एज ए होल मूव करे तो उसको बोलते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। एज ए होल मूव करने से मतलब ये है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपनी पूरी बॉडी को लेकर एक साथ मूव करे तो उसको बोलते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब कोई कार मूव करती है, जब कोई गाड़ी चलती है, तो अपनी पूरी बॉडी को लेकर एक साथ आगे बढ़ता है, तो ये जो मोशन है ये है ट्रांसलेटरी मोशन। या इसी तरह जब कोई बंदा दौड़ता है तो अपनी पूरी बॉडी को लेकर एक साथ आगे बढ़ता है, तो ये कौन सा है, ये ट्रांसलेटरी मोशन है। या इसी तरह जब आप एक फुटबॉल को किक करते हैं तो फुटबॉल के सारे पार्ट्स यानी अपनी पूरी बॉडी को लेकर फुटबॉल एक साथ आगे बढ़ता है, तो ये ट्रांसलेटरी मोशन है। क्लियर? अच्छा, इसकी डेफिनेशन यहाँ पे है व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव्स एज ए होल इट इज़ कॉल्ड ट्रांसलेटरी मोशन। यानी जब कोई ऑब्जेक्ट एज ए होल मूव करे यानी अपनी पूरी बॉडी को लेकर एक साथ आगे बढ़े तो वो मोशन कौन सा है, ट्रांसलेटरी मोशन है। अब ट्रांसलेटरी मोशन को भी फर्दर 3 टाइप्स में तकसीम किया गया है। एक को बोलते हैं हम रेक्टिलिनियर मोशन, दूसरे को हम बोलते हैं कर्विलिनियर मोशन और तीसरे को हम बोलते हैं रैंडम मोशन। अब इनको हम एग्जाम्पल के साथ एक एक करके समझते हैं। अच्छा, रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट बिल्कुल ही स्ट्रेट लाइन में मूव करे, बिल्कुल ही सीधी लाइन में मूव करे, तो उस मोशन को बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जब कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल में होता है तो वो रेक्टिलिनियर मोशन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, ये मार्कर है, इसको अगर मैं यहाँ से ड्रॉप करूँ, रिलीज़ करूँ, तो ये बिल्कुल क्या करेगा, सीधा नीचे गिरेगा, है ना। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल में होता है तो वो बिल्कुल सीधा नीचे गिरता है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में वो नीचे मूव करता है, तो ये एक रेक्टिलिनियर मोशन है। क्लियर? डेफिनेशन यहाँ पे है मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ए स्ट्रेट लाइन। जब भी कोई ऑब्जेक्ट बिल्कुल ही स्ट्रेट लाइन में, सीधी लाइन में मूव करे तो उस मोशन को बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। जैसा कि हमारे पास है फ्री फॉल, जिस तरह मैंने बताया, जब कोई ऑब्जेक्ट बिल्कुल फ्रीली मूव करे ज़मीन की तरफ, फ्री फॉल जो होता है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में होता है, तो इस तरह के मोशन को हम बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। अब हम दूसरा टाइप डिस्कस कर लेते हैं ट्रांसलेटरी मोशन का, वो है हमारे पास कर्विलिनियर मोशन। आपको नाम से ही अंदाज़ा हो रहा है, यहाँ पे टर्म है कर्व, यानी जब कोई ऑब्जेक्ट एक कर्व पाथ में मूव करे तो वो मोशन होता है कर्विलिनियर मोशन। जैसे कर्व पाथ से मतलब एक जो है, फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं एक सर्कुलर टाइप का पाथ। ठीक है, जैसे कोई मोड़ होता है, मोड़ में गाड़ी जिस तरह इससे घूमता है तो वो एक कर्व पाथ वे मूव करता है। ठीक है, इसी तरह जब आप एक फुटबॉल को किक करते हैं,
ठीक है, जब फुटबॉल को किक करते हैं तो कैसे होता है, पहले वो ऊपर की जानिब बढ़ता है, फिर वो धीरे धीरे वापस नीचे आ जाता है। तो वो जो पाथ फॉलो करता है वो एक कर्व पाथ होता है। ठीक है, तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट इस तरह के कर्व पाथ में मूव करे तो उस मोशन को बोलते हैं कर्विलिनियर मोशन। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन कर्व पाथ। कर्व पाथ जिस तरह मैंने बताया, जो इस तरह सर्कुलर टाइप का हो, ठीक है, जो कर्व हो, ठीक है, तो इस तरह के मोशन को बोलते हैं कर्विलिनियर मोशन। मोशन ऑफ फुटबॉल, ठीक है, एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे, मोशन ऑफ फुटबॉल। जब आप फुटबॉल को किक करते हैं तो वो क्या करता है, पहले ऊपर बढ़ता है फिर वापस नीचे आ जाता है, तो ये एक कर्व पाथ बनती है। ठीक है, तो इस तरह के मोशन को बोलते हैं कर्विलिनियर मोशन। थर्ड टाइप हमारे पास है रैंडम मोशन। अब रैंडम से मतलब क्या है, रैंडम बोलते हैं बेतरतीब को, यानी जिसका कोई जो है प्रॉपर पाथ ना हो, यानी न स्ट्रेट हो न कर्व हो, बिल्कुल ही इरेगुलर, बेतरतीब। फॉर एग्जांपल आपने बटरफ्लाई को देखा होगा। ठीक है, बटरफ्लाई कैसे मूव करता है, जब तितली मूव करती है तो कभी इधर गया कभी उधर चला गया, कभी ऊपर कभी नीचे, कहीं भी चला जाता है। ठीक है, वो जिस पाथ में मूव करता है उस पाथ का कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं होता, कभी इधर चला जाता है कभी उधर, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी लेफ्ट कभी राइट, कहीं भी चला जाता है, यानी बेतरतीब पाथ में वो मूव करता है। तो ऐसे मोशन को बोला जाता है रैंडम मोशन। ठीक है, अच्छा, डेफिनेशन यहाँ पे है, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन एन इरेगुलर पाथ, यानी बिल्कुल बेतरतीब पाथ में। ठीक है, फॉर एग्जांपल फ्लाइट ऑफ बटरफ्लाई, जैसे एक तितली का जो है उड़ान होता है, कभी इधर कभी उधर। ठीक है, बिल्कुल ही बेतरतीब पाथ में वो मूव करता है, तो वो एक रैंडम मोशन है। क्लियर, तो ये तीन टाइप्स थे ट्रांसलेटरी मोशन के। अब हम आते हैं मोशन के दूसरे टाइप यानी रोटेटरी मोशन की तरफ। रोटेटरी मोशन को सर्कुलर मोशन भी कहा जाता है। जिस तरह नाम से जाहिर है, रोटेटरी मोशन में क्या होगा, ऑब्जेक्ट रोटेट करेगा, यानी एक सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। ठीक है, जिस तरह होता है फैन के जो विंग्स होते हैं, जब एक फैन घूमता है तो उसके विंग्स उसके पर एक सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं, या इसी तरह एक साइकिल का जो व्हील होता है, जो टायर होता है, वो एक सर्कुलर पाथ में मूव करता है, वो गोल गोल घूमता है। तो जब ऑब्जेक्ट्स गोल गोल घूमें, एक सर्कुलर पाथ में मूव करें, तो उस मोशन को बोला जाता है रोटेटरी मोशन या सर्कुलर मोशन। यहाँ पे डेफिनेशन लिखी गई है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ इट इज़ कॉल्ड रोटेटरी मोशन। जब भी कोई ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ में मूव करे, यानी रोटेशन करे, ठीक है, रोटेट करे, तो उस मोशन को बोला जाता है रोटेटरी मोशन या सर्कुलर मोशन। एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं विंग्स ऑफ ए फैन। ठीक है, पंखे के जो पर होते हैं वो बिल्कुल एक सर्कुलर पाथ में घूमते हैं, तो वो कौन सा है हमारे पास, रोटेटरी मोशन है। अब लास्ट में हमारे पास मोशन का जो थर्ड टाइप है वो है वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन को ऑसिलेटरी मोशन भी कहा जाता है। अब ये क्या होता है, देखें, जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी एक पोजीशन के आगे और पीछे हरकत करता रहे तो उस मोशन को बोला जाता है वाइब्रेटरी मोशन या ऑसिलेटरी मोशन। फॉर एग्जाम्पल आपने झूला देखे होंगे। ठीक है, झूले में क्या होता है, बच्चे और बच्चियां जब झूला झूलती हैं तो वो किसी एक पोजीशन के आगे और पीछे हरकत करती रहती हैं। ठीक है, झूले में ऐसा होता है, आगे और पीछे हरकत करता रहता है। तो इस तरह के जो मोशन होते हैं उनको बोलते हैं वाइब्रेटरी मोशन या ऑसिलेटरी मोशन। अब इसकी डेफिनेशन यहाँ पे लिखी गई है, The repeated forward and backward motion of an object about mean position। रिपीटेड मोशन होती है, यानी बार बार एक ही पाथ पे वो मूव करता है। जैसे झूला होता है, वो बार बार आगे और पीछे हरकत करता रहता है। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट बार बार आगे और पीछे हरकत करता रहे तो उस तरह के मोशन को बोला जाता है वाइब्रेटरी मोशन।
अब जो यहाँ पे सेंटर वाला पोजीशन होता है, जिस पोजीशन के आगे और पीछे हरकत होती है, जैसे ये सेंटर वाला पोजीशन हुआ, इसके आगे और पीछे एक ऑब्जेक्ट हरकत करता रहता है, तो इस सेंटर वाले पोजीशन को कहा जाता है मीन पोजीशन। यानी सेंटर वाले पोजीशन को हम कहते हैं मीन पोजीशन। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट मीन पोजीशन के यानी सेंटर वाले पोजीशन के आगे और पीछे बार बार हरकत करता रहे, तो उस तरह के मोशन को बोला जाता है वाइब्रेटरी मोशन। इसके एग्जाम्पल में आप क्या लिखेंगे? मोशन ऑफ स्विंग, ठीक है, यानी झूले का जो मोशन होता है वो कौन सा मोशन है? वाइब्रेटरी मोशन है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर मोशन से रिलेटेड। आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो चुके होंगे। अगर फिर भी किसी पॉइंट में कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक करें। इस तरह के और भी वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।